तो स्वागत है बच्चों आपका एक और नई वीडियो में। ठीक है, तो सबको हैप्पी होली। आज होली है तो आज अपन होली पे एक बढ़िया सा टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, तो आज हम बैलेंस शीट समझेंगे बच्चों। क्या समझेंगे अपन? आज हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे। तो डालो हेडिंग अपनी अपनी कॉपी में, बैलेंस शीट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? बैलेंस शीट। चलो, बैलेंस शीट का पहले अपन फॉर्मेट समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले तो अगर बच्चों अपना आता है पर्टिकुलर। ठीक है, फिर आता है अपना नोट नंबर, फिर आता है अपना करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिर आता है अपना प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, फिर इसके बाद हमको क्या करना है, अपना लाइन वगैरह खींच देना। चलो लेट्स मेक द लाइन। नोट नंबर का मतलब अब यही समझ लो कि बैलेंस शीट की वर्किंग होती है ना, वो नोट नंबर में की जाती है। करंट रिपोर्टिंग पीरियड और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब इस साल की रिपोर्ट और पिछले साल की रिपोर्ट, दोनों इसीलिए बनाते हैं ताकि अपन कंपेयर कर सकें दोनों को। ठीक है, करंट को प्रीवियस से कंपेयर कर सकें, कितना फ़ायदा हुआ है, कितना हमको नुकसान हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट हम अपनी बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अब हम इसमें। चलो, इसके अंदर हेड्स होते हैं, इसके अंदर हेड्स होते हैं। तो जो मेन हेड होगा ना, सबसे मेन हेड, जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट है अपना इक्विटी एंड इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम मेन हेड। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा। डिफरेंट पेन का यूज करूंगा मैं। इसके अंदर पहले आती है बच्चों शेयर कैपिटल, फिर आता है अपना रिजर्व एंड सरप्लस, फिर इसके बाद आता है मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, तो ये पहली चीज। तो बच्चों इसमें इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है ना, इसको हम बोलते हैं मेन हेड। क्या बोलते हैं इसको हम? मेन हेड। ठीक है, फिर जो शेयर होल्डर्स फंड है, फिर जो शेयर होल्डर्स फंड है ना, इसको हम बोलेंगे मेन हेड। ठीक है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के नीचे ये है, फिर इसके नीचे ये है, और ये जो है ना रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इनको बोलते हैं बच्चों अपन सब हेड। इनको हम क्या बोलते हैं? सब हेड बोलते हैं। ठीक है, अब इनका मतलब समझेंगे हम, इनका क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। इक्विटी का मतलब हमने कितना पैसा लगाया है, लायबिलिटीज का मतलब अपन ने कितना पैसा बाहर से लिया है। ठीक है,
तो देखो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर फर्स्ट है अपनी शेयर कैपिटल। फर्स्ट क्या है अपनी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे अपन, जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल तो इजी है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। शेयर कैपिटल जो भी हमने पढ़ा था ना, तो वो होता है शेयर कैपिटल, अपन ने इससे कितना फंड वगैरह लिया है। अब बात आती है रिजर्व एंड सरप्लस की। अब किसकी बात आती है, अब बात आती है बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस की। तो पीछे आ जाते हैं हम, इधर आ गए। अब किसकी बात आती है, अब रिजर्व एंड सरप्लस की बातचीत करेंगे हम। तो देखो ध्यान से, कहाँ गया भाई तू, ये रहा। तो देखो किसी भी चीज के पीछे हमको रिजर्व दिख जाए, कोई भी चीज हो जिसके पीछे अपन को रिजर्व दिख जाए, ठीक है, तो वो हमको इस कॉलम के नीचे लिखना है, वो इस कॉलम के अंडर आएगा। ठीक है, कोई भी चीज जिसके लास्ट में रिजर्व दिख जाए तो वो हम इस कॉलम के नीचे लिख देंगे, इस सब हेड के अंडर में वो आएगा। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे किसके अंडर में आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर आएंगे। कंफ्यूज मत होना, फंड है तो फंड होगा तो भी इसी के अंडर में आएगा। ठीक है, जिसके भी पीछे रिजर्व दिख जाए वो इसके अंडर में आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को इसके अंडर में मत लिख देना। किसको, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉयज ईपीएफ इसके अंडर में नहीं आएगा, ध्यान रखना बच्चों इस बात को। जो अपना ईपीएफ होता है ना, वो इसके अंडर में नहीं आएगा क्योंकि ये एक लायबिलिटी होती है। और बाकी सारे रिजर्व वगैरह वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, नए नए रिजर्व है ना ये, वो सब इसी के अंडर में आएंगे। और एक नई चीज़ और इसके अंडर में आएगी, वो होती है स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग प्लान। इट्स स्टॉक आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट करके है, ये बच्चों ईपीएफ से रिलेटेड है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वो भी इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में आता है। ठीक है, बस, और बाकी सारे रिजर्व इसके अंदर आते हैं। बात समझ में आ रही है, जिसके पीछे रिजर्व दिख जाए वो आ जाएगा, लेकिन इसको छोड़ के, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को छोड़ के। ठीक है, ये एक लायबिलिटी होती है अपनी। और स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये भी हमारा रिजर्व के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ फिर इधर। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब बच्चों क्या होता है, देखना ध्यान से। ये कंपनी है, कंपनी ने शेयर इशू करे किसी बंदे के लिए, तो एक पेपर देती है कि शेयर सर्टिफिकेट देती है। तो इस शेयर सर्टिफिकेट पर इसका नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है, सर्टिफिकेट देगी लेकिन इसका नाम मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पर, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। बात समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जितने भी सब हेड है वो मैं सब ब्लैक पेन से लिखूंगा, सॉरी मेन हेड है जितने भी वो सारे मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा। देखो सेकेंड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट मनी रिसीव्ड सॉरी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी
पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब देखो इधर क्या होता है। अपने पास 1 फरवरी को एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अब अलॉटमेंट का पैसा हमें मिलना था कब? अलॉटमेंट का पैसा हमें मिलना था 1 जून को। तो मार्च 31 को हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते हैं, तो यहाँ पर अपना ऑडिट हुआ होगा, मतलब सीए ने अकाउंट चेक वगैरह करे होंगे। तो इनसे पूछोगे कि भैया आपका अलॉटमेंट का पैसा यहाँ पर मेंशन क्यों नहीं है, तो हमने क्या बोला होगा, सर उसकी डेट 1 जून को है, तो 1 जून को आ जाएगा, तब हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो इसी पॉइंट का मतलब क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट हमारी पेंडिंग है, अभी मिली नहीं है हमको। ठीक है, अलॉटमेंट हमारी पेंडिंग है, हमको अभी वो मिली नहीं। ठीक है, अब एक पॉइंट इसमें और देखने को मिल जाएगा आपको। पॉइंट आपको देखने को क्या मिलेगा, ठीक पॉइंट आपको इसमें ये देखने को मिलेगा, तो देखो ध्यान से, एक पॉइंट ये और आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, ये पॉइंट देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट में बच्चों क्या आता है, जो अपन पैसा रिफंड कर देते हैं ना, रिजेक्ट करते हैं अपन शेयर को, तो जब अपन शेयर रिजेक्ट करते हैं तो पैसा रिफंड कर देते हैं। क्या करते हैं, पैसा रिफंड कर देते हैं, तो वही पॉइंट है ये। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट, क्योंकि पैसा रिफंड कर दिया तो अलॉटमेंट तो मिलेगी नहीं ना, हम लेंगे नहीं अलॉटमेंट, क्योंकि अपन ने पैसा तो अपना रिफंड कर दिया है। ठीक है, तो इसका मेन हेड अगर आपसे पूछा जाए तो बोल देना, इसका मेन हेड होता है करंट लायबिलिटी। मेन हेड होता है इसका करंट लायबिलिटी, और सब हेड इसका होता है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, और इसका तो ठीक है बच्चों, अपना हमने यहाँ तक शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तक अच्छे से समझ लिया है। अब आगे देखते हैं अपन, आगे क्या देखेंगे, तो देखो आगे आएगा इसमें हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज तो लिखते हैं थर्ड, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है बच्चा पार्टी अपनी, जो 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, वो होती है अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज। तो देखो, तुम फर्स्ट लिखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो हम लोगों से पैसा उधार लेते हैं ना, और वो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, मोर देन 1 ईयर बाद हम उसको पे करते हैं, तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। तो फर्स्ट लिखो इसके अंदर, ये क्या लिख रहे हैं अपन, ये सब हेड लिख रहे हैं अपन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो डिवेंचर वगैरह होते हैं ना, वो सब इसी के अंडर में आते हैं। बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, वो सब हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ही आते हैं। एग्जांपल के लिए डिवेंचर, ठीक है, क्योंकि डिवेंचर का पेमेंट 1 साल बाद ही होता है नॉर्मली, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई अपनी। अब आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। क्या आता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तो ये आपके कोर्स से आउट है, बस आपको ये पढ़ना है कि हाँ नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। सीबीएसई ने मना करा है साफ साफ कि आपसे इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस ये याद कर लेना आप कि नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर में ये आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना सी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, मेरे को उसकी ध्यान आ गई थी। देखो, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एग्जांपल लिख लेना आप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जो डिवेंचर का अपन पेमेंट करते हैं ना प्रीमियम पर, तो उस पर जो अपन
रिडम्पशन पर जो प्रीमियम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब देखते हैं डी। डी के अंदर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डी के अंदर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का मतलब होता क्या है बच्चा पार्टी? जैसे कि पेंशन, कोई एम्प्लॉय किसी फैक्ट्री में या कहीं भी बहुत टाइम तक काम करता है किसी कंपनी में, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो बाद में हम उसको क्या देते हैं? उसकी पेंशन देते हैं हम उसको हर महीने की। तो वही होता है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इसे हम ग्रेचुइटी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? हम ग्रेचुइटी भी बोलते हैं। जो पेंशन वगैरह देते हैं ना पर इसे ग्रेचुइटी भी बोलते हैं। तो चलो नेक्स्ट है अपना करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्या है अपना? फोर्थ, करंट लायबिलिटीज, जो 1 साल से कम के लिए रहती हैं। तो इसमें लिखो फर्स्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अपना क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के अंदर बच्चों क्या क्या आता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारा वो क्या हो जाता है? ट्रेड पेबल्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बीपी दोनों ट्रेड पेबल्स के अंडर में ही आते हैं। दोनों को प्लस कर तो ट्रेड पेबल्स होता है। नेक्स्ट अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो अदर करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल क्या है बताओ? अदर करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल है अपना, परफेक्ट। अदर करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल क्या हो जाएगा अपना? बताओ, जो ऊपर था ना, यही लिख देता हूं इसके आगे। What happened with you boy? तो यहां पर आ जाएगा अपना क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक तो ये आ गया, और इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो भी अपना अदर करंट लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट डी में आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। टर्म कह रहा हूं, टर्म। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का एग्जांपल क्या लिखोगे बताओ? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का एग्जांपल लिख देना। जो भी अपन प्रोविजन बनाते हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, गवर्नमेंट के टैक्स के लिए प्रोविजन अपन बना के चलते हैं, तो वही आता है इसके अंदर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आता है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आता है। तो बच्चों हमने एक स्टेप पूरा कर लिया है अपना बैलेंस शीट का, कंप्लीट 1 स्टेप। अब ध्यान से एक बात मेरी और समझना, ये जो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज अपन ने पढ़ा है ना, ये जो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज अपन ने पढ़ा है, तो इससे हमको फंड मिल रहा है, इससे हमको पैसा मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स। SOUR। ठीक है, SOURCE, ये अपना है सोर्स। मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, हमारे पास
पैसा आ रहा है, तो ये होता है सोर्स। कहाँ से पैसा आ रहा है, ये इन सब से हमको पैसा मिल रहा है, वो अपन लोन ले रहे हैं वो कुछ भी, ठीक है। तो इसमें जो इक्विटी होती है ना, ये मालिक का पैसा होता है, ठीक है। ये कौन सा पैसा होता है, ये मालिक का पैसा होता है, अपना पैसा होता है ये। और लायबिलिटी जो अपन बाहर से लेते हैं, ठीक है। चलो, अब सोर्स तो हमें पता पड़ गई कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अब हमको एप्लीकेशन और देखनी है जहाँ पर पैसा हमारा खर्च होगा, तो चलो देखते हैं। तो अब हमको क्या देखना है अपना, अब हमको देखनी है अपना बैलेंस शीट का जो लास्ट पार्ट है। आधी बैलेंस शीट तो हमने पढ़ ली थी, अब आधी बैलेंस शीट और पढ़ेंगे, देखो तो ध्यान से। सबसे पहला इसके अंदर जो इसका मेन हेड है ना, वो होते हैं हमारे असेट्स, ठीक है। मेन हेड होते हैं असेट जो नॉट। अब इसके अंदर हमको क्या देखना है, फर्स्ट नॉन करंट असेट्स, जो कि मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं अपने बिजनेस में, वो हमारे होते हैं नॉन करंट असेट, और नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब ये क्या हो गया अपना, असेट हो गए यहाँ पर मेन हेड, ठीक है, और नॉन करंट लायबिलिटी हो गई मेन हेड। अब इसके अंदर के कुछ सब हेड्स हैं वो देखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो इनको बहुत सी बुक्स में आपको फिक्स असेट देखने को मिल जाएगा, फिक्स्ड असेट्स, इनको फिक्स असेट ही बोला जाता है। इसके अंदर भी कुछ हैं, सब हेड है इनके अंदर भी कुछ, जैसे कि फर्स्ट है टेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट्स जिनको हम छू सकते हैं। फिर है अपना इंटेंजिबल असेट्स। फिर थर्ड है अपना क्या, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब, मान लो हमारी कोई फैक्ट्री बन रही है, ठीक है। तो फैक्ट्री का जो ढांचा है ना, वो तैयार हो गया है अभी, तो उसमें 10 लाख रुपए खर्च हुए होंगे अपने, तो फैक्ट्री का ढांचा तैयार है, अभी स्ट्रक्चर बन गया है, तो वो होता है हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है, ठीक है। चलो, तो ये होता है अपना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब आता है नेक्स्ट इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो कोई भी इंटेंजिबल असेट जिसको अपन छू नहीं सकते हैं, वो बन रहा है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर बन रहा हो या किसी लेबोरेटरी में कोई फॉर्मूला वगैरह बन रहा हो, तो वो आता है अपना इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब आता है बी, ये सब हेड है चारों, ठीक है। अब आता है बी, तो बी के अंदर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपना, सी है अपना डेफर्ड टैक्स असेट्स, डेफर्ड टैक्स असेट्स, ये भी आपके कोर्स में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट अपनी 1 साल से ज्यादा की होती है, ठीक है। डी अदर नॉन करंट असेट, सॉरी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी है इसमें,
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब हमने किसी को लोन दिया है वो भी 1 साल से ज़्यादा का, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाता है। 1 साल से ज़्यादा का लोन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट्स, तो इसका एग्जांपल लिख लेना फिक्टिशियस असेट। इसका एग्जांपल क्या लिख लेना, फिक्टिशियस असेट इसका एग्जांपल होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपना हम करंट असेट्स की सब ऐड आएगा, करंट असेट्स। करंट असेट क्या होता है, जो 1 साल से कम टाइम के लिए कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट है अपना करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी अपनी करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब आता है बी, इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज के कॉलम में क्या क्या आएगा, तो इन्वेंट्रीज के कॉलम में मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी इन्वेंट्रीज के कॉलम में आएगी। रॉ मटेरियल हो गया अपना, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस हो गया अपना, और फिनिश्ड गुड्स, तो ये इन्वेंट्रीज के अंदर आती है। इनको हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है, ये हमारी हो गई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। स्टॉक एंड ट्रेड भी इसके अंदर आएगा, बट ये ट्रेडिंग एंटिटी होगी, ट्रेडिंग एंटिटी होगी ये। और अपने लूज टूल्स हो गए, और स्पेयर स्टोर्स एंड स्पेयर्स, नट बोल्ट वगैरह मशीनरी के पड़े रहते हैं, और ये पेचकस वगैरह, तो ये भी इन्वेंट्रीज के अंदर में आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सी आता है अपना ट्रेड रिसीवेबल्स। ये शॉर्ट है, वही चल रहा है, ये भी सब ऐड ही चल रहे हैं, अभी मैंने रेड पेन से लिख दिया गलती से, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स प्लस बी आर, सन्ड्री डेटर ऑफ बिल्स रिसीवेबल को प्लस कर दो तो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। फिर आता है डी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसके अंदर कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक आ जाता है, ठीक है। ई, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो कि 1 साल से कम के लिए जब भी हम लोन देते हैं ना, 1 साल से कम टाइम के लिए किसी को, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आता है, हम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एफ आता है अपना अदर करंट असेट्स। इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा, और इसके अंदर एक्रूड इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं ना असेट में, ये जो चीज़ें अपनी असेट में आती हैं ना, इनको बोलते हैं हम एप्लीकेशन।
मतलब पैसा हमने यहाँ से लिया होगा और यहाँ पर खर्च किया होगा, दैट्स इट।